हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में श्वसन तंत्र के पार्ट 1 प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से श्वसन तंत्र के आधे क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में जो होते हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम यही श्वसन तंत्र के पार्ट 2 में श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो अन्य और एमसीक्यूज होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? यह फ्रेंड्स जो वीडियो है ना, वह एमपी-टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जनरल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, जो साइंस का सब्जेक्ट है ना, वह कभी बदलता नहीं है, चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी घुमा फिरा के सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आई होप कि यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और एमपी-टेट चयन परीक्षा साइंस में वर्ग 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है? श्वसन मार्ग स्तंभित सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से आस्तारित होती है। सीलिया का मुख्य कार्य है धूल के कणों को प्रवेश से रोकना, जीवाणुओं को प्रवेश से रोकना, जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्वसन मार्ग में सीलिया का मतलब ये होता है कि जो श्वसन के मार्ग में, ठीक है ना, उपकला कोशिकाओं से आस्तरित जो सीलिया यानी कि जो रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, उनका कार्य क्या है? तो उनका कार्य ये है कि वो जीवाणुओं तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना? जीवाणुओं और धूल के कणों को श्लेष्म युक्त करके बाहर निकालते हैं, यानी कि वह वायु मार्ग में, श्वसन मार्ग में जाने से जीवाणुओं और धूल के कण हानिकारक पदार्थों को रोकते हैं। चलिए, इसका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है अवायवीय जंतुओं में, पेशीय कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लगभग सभी कोशिकाओं में। तो फ्रेंड्स, जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है ना, वह वायवीय भी होती है और अवायवीय भी होती है, इसलिए यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन है उपचयी और ऊर्जाजनिक, उपचयी तथा ऊर्जा शोषी, अपचयी तथा ऊर्जाजनिक, अपचयी तथा ऊर्जा शोषी। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे श्वसन है ना, वह एक अपचयी क्रिया है और ऊर्जाजनिक, यानी कि यह एक टूटने वाली क्रिया है। टूटना मतलब अपचयन होना। ठीक है? और जो जिससे ऊर्जा मिलती है उसे ऊर्जाजनिक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन एक अपचयी और ऊर्जाजनिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस सीमा निर्धारित करता है यूस्टेकियन नलिका की, ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार, फेफड़ों की, अंतःकरण की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है ना, वह ग्लोटिस अथवा कंठ द्वार की सीमा को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, एपिग्लोटिस कंठ में पाया जाने वाला एक बैरियर है, एक दरवाज़ा की तरह काम करता है, जो हमारी मुख को और नासा मार्ग को एक दूसरे से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। शिराओं में, धमनियों में, कोशिकाओं में, हृदय में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूछा है कि पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, जो ऊतकों के बीच श्वसन का आदान प्रदान, श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान होता है, वह कोशिकाओं के माध्यम से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःश्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए। यहाँ पे निःश्वसन का मतलब है फ्रेंड्स, जब सांस को अंदर लिया जाता है। तो इनमें कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती हैं, फेफड़े फैल जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है?
जब हम वायु को अंदर लेते हैं यानी कि निःश्वसन के दौरान डायफ्राम चपटे हो जाते हैं और पसलियाँ ऊपर उठती हैं। पसलियाँ जब ऊपर उठती हैं तो फेफड़ों के लिए आवश्यक जगह मिल जाता है, जिससे फेफड़े फैल जाते हैं और वायु वहाँ पे भर ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं की घोष तंत्री लगभग इतनी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे महिलाओं की पिच यानी कि पिच का मतलब ये है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मतलब गिनगिनाहट पतली सुरीली होती है। ठीक है, तो इन सुरीली आवाज़ को ही पिच कहा जाता है। मतलब महिलाओं की आवाज़ समझ सकते हैं कि पुरुषों से बहुत ही ज़्यादा पतली और सुरीली होती है, गिनगिनाहट। ठीक है ना, तो यहाँ पे पिच का मतलब होता है कि उनकी आवाज़ इतना पिच क्यों होती है। तो इनकी स्रोत तंत्री लगभग इतनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 100 ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 1 से 25 सेंटीमीटर और 1 से 75 मतलब 175 सेंटीमीटर के बीच इनकी पिच होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्रामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की परिसर सामान्य परिसर है। फ्रेंड्स, जो विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य के 1 मिनट में सांस लेने की जो दर है ना, वह 15 से 18 बार है। ठीक है, 15 से 18 बार एक विश्रामावस्था में मनुष्य 15 से 18 बार सांस 1 मिनट में लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है। तो यहाँ पे मेढकों में तो गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, केंचुओं में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, मछली में गिल्स के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कीटे हैं, कीटों में श्वास नली के द्वारा श्वसन होता है। ब ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए 24 क्वेश्चन है, यदि कोशिका में सूत्र कणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूत्र कणिका का मतलब आप समझ रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है। तो सूत्र कणिका यदि कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तो फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक श्वसन होता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन होता है। तो यदि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए, कार्य करना बंद कर दे, तो यहाँ पे वायवीय श्वसन प्रभावी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत है अंतः श्वसन, निःश्वसन, ऊर्जा का विमोचन, अंतः श्वसन एवं निःश्वसन। तो फ्रेंड्स, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन उसे बोला जाता है जिससे हमारे खाद्य के पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज का छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, जिससे कि ऊर्जा विमुक्त होती है। तो यहाँ पे स ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का विमोचन होता है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य श्वसन शब्द का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्वसन 2 तरह के माने जा सकते हैं, एक आंतरिक श्वसन और एक बाह्य श्वसन। फ्रेंड्स, जो बाह्य श्वसन है उसमें सांस लेना सांस छोड़ना बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में कोशिका श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, उन्हें आंतरिक श्वसन कहा जाता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, बाह्य श्वसन का यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, मतलब कि गैसीय विनिमय बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नासाओं द्वारा गैसों का विनिमय बिल्कुल सही है। नेजल्स द्वारा गैसों का विनिमय, सांस को लेना सांस को बाहर छोड़ना, ये बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। कंठ, वायु कूपिकाएं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वायु कूपिकाएं कहा जाता है, एलुविलाई कहा जाता है उन छोटी नलिकाओं को। ठीक है ना। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न में होता है, फेफड़ों तथा वायु कोशिका में, श्वास नली तथा कंकल में, वायु कोशिका तथा कंठ में, कंठ तथा फेफड़ों में। तो फेफड़ों में जो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है वह फेफड़ों तथा एलुविलाई वायु कोशिका के द्वारा होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवस्थर के ऑक्सीकरणीय भंजन की परिणति निम्न की अणुमुक्ति के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रखा है क्वेश्चन की जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है वह उसके द्वारा क्या बनता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है फ्रेंड्स उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्मुक्त होती है। जब ग्लूकोज की एक अणु टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और ऊर्जा बाहर निकलती है। द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या बनता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादों को चुनें। पायरुविक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन में जो श्वसन होता है उनमें क्या बनता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें फ्रेंड्स लैक्टिक एसिड बनता है, आप सभी को पता ही होगा, और ऊर्जा विमुक्त होती है। ब ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है, तो फ्रेंड्स अक्रिय गैसें नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में वायु से अंदर प्रवेश किया जाता है, तो यहाँ पे वायु का घटक जो होता है ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन इसका उत्पादन करता है। तो फ्रेंड्स हमारी मांसपेशियां जो होती हैं ना उनमें एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होने लगता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उससे सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज के अपचयन से सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन को इसके द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, ऑक्सीकरण, श्वसन। तो फ्रेंड्स जो अवायवीय श्वसन है उन्हें किण्वन फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। फर्मेंटेशन किण्वन के लिए ईस्ट एक महत्वपूर्ण कारक होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, ईस्ट एक फंगस है जो कि फर्मेंटेशन में सहायक होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। डॉल्फिन, झींगा, केकड़ा, शार्क। फ्रेंड यहाँ पे जो डॉल्फिन है वह एक स्तनधारी समुद्री स्तनधारी होता है। डॉल्फिन में फेफड़ों के द्वारा श्वसन को संपन्न किया जाता है। चलिए निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र में से कौन सा श्वसन में योगदान देता है। सल्फर चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। फ्रेंड्स जो यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र है उसके द्वारा श्वसन में योगदान दिया जाता है। ये सभी प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र हैं जिनमें श्वसन के लिए उपयोगी चक्र है वो ऑक्सीजन चक्र है। ऑक्सीजन ही श्वसन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स यह मुख्यतः एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के लिए है, लेकिन जो जनरल साइंस वाला सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स वो सभी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साइंस वाले क्षेत्र में, जनरल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज़ लाए हैं वो व्यापम के द्वारा पिछले सभी परीक्षाओं के माध्यम से पिछले ईयर्स में पूछ लिए गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो व्यापम होता है वह सभी परीक्षाओं में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो घुमा फिरा के रूप में देते हैं, ठीक है। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस वाले भाग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आज की यह वीडियो। आई होप फ्रेंड्स
ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रही होगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।